वेलकम स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट पार्ट सेकेंड स्टार्ट करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक डिफरेंस बाकी रह गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर, और वो था आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक क्या है, एनाइसोट्रोपिक क्या है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों आइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। देखते हैं कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। देखिए, मैं पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में होता है, कुछ इस तरह से। सपोज यहां पर दो तरह के पार्टिकल है और उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। ये बड़े पार्टिकल है और यहाँ पर मैं छोटे पार्टिकल डॉट बता देता हूँ। ये कुछ रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह से है, ऑर्डर में है सारे पार्टिकल्स। ये आप पहले ही समझ चुके हो। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट आप देखोगे तो रैंडम होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि कब कौन सा पार्टिकल आएगा और किस तरह से अरेंजमेंट होगा। कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। कोई ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पर, आप कैसे भी अरेंजमेंट बता सकते हो। इरेगुलर पैटर्न पे होता है सारा। ये तो अरेंजमेंट पार्टिकल का है। अब देखिए, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी को समझना है तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करते हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, उनको हम मेजर करते हैं, उनकी वैल्यू मेजर करते हैं। तो पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेजर करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एक डायरेक्शन तो ये बनाता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ, A to B, और एक मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ C to D। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पर्टिकुलर जो अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर की है उसको मैं A to B डायरेक्शन में मेजर करता हूं और C to D डायरेक्शन में मेजर करता हूं, तो क्या उनकी वैल्यू सेम आएगी दोनों डायरेक्शन में या डिफरेंट आएगी? तो बिल्कुल इजीली पता चल रहा है कि A to B डायरेक्शन जो है, A to B डायरेक्शन है। आप देखिए A to B डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए C to D डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट देखिए कैसा मिल रहा है। दोनों में पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट है तो पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो यहां पर वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर डिफरेंट वैल्यू का आना ही एनाइसोट्रोपिक कहलाता है। तो दिस फिनोमिना इज एनाइसोट्रोपी। और जो सॉलिड ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? एनाइसोट्रोपिक नेचर होती है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हैं? एनाइसोट्रोपिक नेचर के हैं, क्योंकि ये एनाइसोट्रोपी शो करते हैं। एनाइसोट्रोपी क्या है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेजर की जाए और उनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है तो ये फिनोमिना एनाइसोट्रोपिक कहलाता है। ऐसा फिनोमिना शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए एनाइसोट्रोपिक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर आप किसी डायरेक्शन में मेजर करते हो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी हमने कंसीडर की है, वही जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इस डायरेक्शन में मेजर करो या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। इस डायरेक्शन में भी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसमें भी वैसा ही है। किसी भी डायरेक्शन को आप ले लेंगे तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं मिलेगा, रैंडम मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इन दिस केस जो वैल्यू है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो क्या मान ली जाती है? सेम मान ली जाती है। यानी कि
ईच डायरेक्शन या हर एक डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जब किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो सेम आती है तो उसे कहा जाता है आइसोट्रॉपी। और जो सॉलिड्स आइसोट्रॉपी शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो अमॉर्फस क्या हुए, आइसोट्रॉपी शो करते हैं, इसलिए ये आइसोट्रॉपिक नेचर के सॉलिड हुए। फिर से मैं दोबारा बता दूं, आइसोट्रॉपी का मतलब कि वैल्यू को, अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को मेजर करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट एक जैसा मान लिया जाता है, रैंडम अरेंजमेंट मान लिया जाता है हर डायरेक्शन में। जबकि यहां देखिए हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब हर डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है तो वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। यही होता है एन आइसोट्रॉपी और ये होता है आइसोट्रॉपी। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी को नोट करवा देता हूं आपको। Values of certain physical properties such as refractive index, resistance, mechanical strength, etc. comes to be different in different direction in crystalline solid. This phenomena is called anisotropy. देखिए, values of certain physical properties such as refractive index, resistance, mechanical strength, etc. comes to be different in different direction in crystalline solid. This phenomena is called anisotropy. इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुए, एनाइसोट्रॉपिक। अगर अमॉर्फस की बात करें तो इन केस ऑफ अमॉर्फस वैल्यूज ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा comes to be same in all direction, in case of amorphous solid. This phenomena is called as isotropy. Therefore amorphous solid are isotropic in nature. तो ये तो था आपके आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी का केस, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप पार्ट सेकेंड में चलते हैं और क्लासिफिकेशन देखेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अमॉर्फस सॉलिड में कौन आएंगे और क्रिस्टलाइन में कौन आएंगे। देखिए, अमॉर्फस सॉलिड में जितने भी पॉलीमर्स हैं, जनरली जो ग्लास है, आपके प्लास्टिक है, रबर है, ये सब के सब किस में आएंगे, अमॉर्फस सॉलिड में आएंगे। जबकि इसके अलावा मेटल्स है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सॉलिड स्टेट में, वो सारे किस में आएंगे, आपके क्रिस्टलाइन में आएंगे।
आयनिक कंपाउंड्स है। क्रिस्टलाइन का तो क्लासिफिकेशन अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अमॉर्फस में कौन आएगा आपको पता चल गया, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे अमॉर्फस के एग्जाम्पल है। एक चीज और इसमें कि क्वार्ट्स जो होता है वो क्रिस्टलाइन माना जाता है, लेकिन क्वार्ट्स ग्लास जो है वो अमॉर्फस होता है। तो खूब सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैं इस पे आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये देखना होगा कौन क्रिस्टलाइन है कौन अमॉर्फस। और अब हम लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक बात और है स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो अगर पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आता, तो कंप्लीटली आप पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से, तो आपको पूरा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब पूरे चैप्टर में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने हैं। देखिए जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई न कोई बेस बनाकर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया था क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, तो हमने बेस बनाया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। अब यहाँ पर जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम किस बेस पे इनको क्लासिफाई करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो इनके पार्टिकल्स है जिनसे ये बने हुए हैं, और मैंने पहले ही बताया कि ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस नेचर का है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड वी विल क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू 4 टाइप्स। तो बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force of attraction। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्चुअली कौन से हैं, तो वो भी देखेंगे। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है, इसका मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा है किस में कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे ये क्लासिफाई हो जाता है 4 टाइप्स में। ये 4 टाइप्स बनती है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और लास्ट मेटेलिक सॉलिड। अब हम इनको जब डिटेल करेंगे तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो 11th में पढ़ी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उस क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक ही है, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट बिल्कुल डिफरेंट पढ़ना अपन को। ये तो 11th के जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे, 11th के नॉलेज के बेस पे ये आसानी से हो जाएगा क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा वहाँ का आइडिया आपको होना चाहिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये 3 पार्ट होंगे कि इनके जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो एक तो होंगे इसमें नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड पर्टिकुलर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड
जो होंगे वो पोलर तो होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको पोलर में नहीं रख के हाइड्रोजन बॉन्डेड एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसा है, और यही चीजें हमें इसमें भी देखनी है, आयनिक सॉलिड में भी, कोवलेंट सॉलिड में भी और मेटेलिक सॉलिड में भी। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होंगे और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि ये दो चीजें जब आपके सामने क्लियर हो जाएगी तो आप इनके एग्जाम्पल अच्छे से दे पाओगे और इनकी जो प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी आप आसानी से स्टडी कर पाओगे और उसमें डिफरेंस भी क्रिएट कर पाओगे। और जनरल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या लेना है, हम इनके हार्डनेस के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है वो हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे वो भी इसमें कंसीडर करेंगे। तो ये 4 या 5 प्रॉपर्टी फिक्स है। कौन कौन सी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी इनकी मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी और हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हम इनके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा क्लासिफिकेशन, किस बेस पे देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने बताया नहीं कि किसमें कौन सा कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन सीधे सीधे मैंने बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, आयनिक सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं और मेटेलिक सॉलिड होते हैं। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम इनको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड की स्टडी करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। सीधी सीधी बात है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये बने होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, क्या इनमें एटम्स भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? हाँ, हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के अलावा नोबल गैसेस जो होती है उनके एटम्स, ठीक है ना, तो वो कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झिनॉन और रेडॉन, ये इसमें कंसीडर किए जाएंगे एटम, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे ही ये 3 टाइप बनी हुई है। तो सबसे पहले नॉन पोलर जो सॉलिड है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, किनके ये बने होंगे? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अलावा इनके अंदर ये जो नोबल गैस है जितनी भी अगर सॉलिड फेज में है तो ये भी इसी में कंसीडर की जाती है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झिनॉन और रेडॉन, ये भी इसमें आते हैं। जबकि अगर बात करें दूसरा कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो पोलर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अगर इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनके अंदर होंगे, स्पेशली देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाते हैं वो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बननी चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखें यहां पर, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इनके अंदर आपके एग्जांपल्स लिख दीजिए, वाटर यानी आइस इसमें आएगा। इसके अलावा अमोनिया, सॉलिड अमोनिया है तो वो इसमें आ जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड। बस ये चीज आप ध्यान रखें, है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और F, और इसको याद करने का एक तरीका है FON, फॉन। जहां पर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जब बनेंगे तो किस में कैटेगराइज किए जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में कैटेगराइज किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि इनके अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इनके अंदर जो फोर्स लगता है वो लगता है, सबसे वीक फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है, और वो होता है लंदन फोर्स। आपने 11th में पढ़ा होगा
या डिस्पर्सन फोर्स। तो ये एक वॉन्डरवॉल फोर्स है, सबसे वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, लंदन फोर्स इसमें लगता है। और जो पोलर मॉलिक्यूल है इसके अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो है पोलर डाइपोल डाइपोल, वो है डाइपोल डाइपोल टाइप का वंडरवॉल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि लंदन फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है। यह भी एक प्रकार का वंडरवॉल फोर्स है और यह भी एक प्रकार की वंडरवॉल इंटरेक्शन है, लेकिन दोनों में से डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब इनमें आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो सॉलिड्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स वाले वो ज्यादा हार्ड होंगे इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर। और यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब जान गए होंगे। यहां पर वंडरवॉल फोर्स से जो थोड़ा स्ट्रांग फोर्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो है वो लगेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा हार्ड हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके सामने मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ नोबल गैसेस के एटम्स भी होते हैं, ये भी इसमें कंसिडर की जाती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आपको ये 11th में पढ़ा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक बार वापस देखें कि पोलर मॉलिक्यूल की क्या पहचान होती है, नॉन पोलर की क्या पहचान होती है। देखिए अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो पोलर में जाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है यानी सेम एटम से बने हुए हैं तो वो नॉन पोलर में जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, आपसे पूछा जाए ड्राई आइस या सॉलिड CO2, तो सॉलिड CO2 किस में जाएगा, पोलर में जाएगा या नॉन पोलर में, सॉलिड CO2 नॉन पोलर में जाएगा। सॉलिड मेथेन अगर आ जाए CH4 तो ये भी नॉन पोलर में जाएगा। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बॉन्ड तो पोलर होते हैं लेकिन ओवरऑल जो उसकी पोलरिटी होती है वो 0 होती है, इसलिए वो नॉन पोलर में चले जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के बारे में आपको स्पेशली यहाँ ध्यान रखना होगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वीडियोस में तो मैं आपको इनके अंदर एग्जाम्पल कैसे आपको पता लगाना पोलर नॉन पोलर वो हाँ मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझें कि ये 3 टाइप्स के हो गए। अच्छा, अब इनकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जनरली सॉफ्ट होंगे। रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी के सभी गैस या लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर या तो गैसियस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे, इनका टेम्परेचर बहुत डाउन करोगे तो ये सॉलिड बनेंगे, और ये जनरली सॉफ्ट होंगे। इलेक्ट्रिकली ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके सामने 3 टाइप्स बच गई है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। तो इनको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो मैं बनाऊंगा उसमें इन तीनों को मैं कंपेयर करूंगा और उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही।